जब मैं पॉजिटिव डिविएशन की बातचीत करता हूं तो पॉजिटिव डिविएशन में वैसे सोल्यूशन आते हैं जहां पर पी सोल्यूशन पी आइडियल से अधिक होता है। पॉजिटिव डिविएशन में नेगेटिव से विपरीत सब कुछ ज़्यादा होता है, मतलब पी सोल्यूशन भी अधिक है, डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा वी भी ग्रेटर देन जीरो है। चार तरीके की बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं जो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमको ऑस्मोसिस को जानना होगा। भैया ऑस्मोसिस क्या होता है? बच्चों ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसमें कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने आप फ्लो करते हैं, अपने आप मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन। यहाँ सॉल्वेंट के मूवमेंट को याद रखना, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप होता है, सॉल्वेंट अपने आप लो से हाई कंसंट्रेशन। हेलो मेरी प्यारी केजीएस नीट आर्मी, आप सभी को विनीत द्विवेदी सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम और राधे राधे। क्या हालचाल बच्चों, कैसे हैं सब लोग? तो हमारे सभी बच्चे अपने अपने बैचेस में सेटल डाउन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे और जोश के साथ बच्चों अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा बच्चों मुझे पूरा पूरा यकीन है। बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि पास्ट में जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हुए हैं उन सब ने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज को एम्फेसाइज किया है बाद में, वो है अपने समय को। सभी ऑल इंडिया रैंकर्स को ये पता होता है कि इस प्रिपरेशन की जर्नी में उनके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज होती है क्या होती है, वो होती है बच्चों उनको समय। और वो इस समय को पैसे से भी ज्यादा बच्चों कंजूसी के साथ खर्च करते हैं। वो इस समय को सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपनी प्रिपरेशन और अपनी प्रैक्टिस में ही खर्च करते हैं। और मैं अपने फ्यूचर ऑल इंडिया रैंकर्स को भी यही सलाह देना चाहूंगा कि आप नहीं बच्चों इस समय को जरा सा भी वेस्ट नहीं करना है और इस समय को बहुत ही बच्चों सदुपयोगिता के साथ बहुत ही अच्छे से आपने इसको यूज करना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में इसको झोंक देना है। तो चलिए सर, इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का एक बहुत ही बच्चों स्मार्ट वन शॉट सेशन। भाई देखिए, जैसा हमने कहा कि भाई हमारे पास समय ही कम है, तो क्यों ना हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही काम के तरीके से, बहुत ही अच्छे और नए तरीके से क्यों ना इस पूरे चैप्टर को आपके सामने रिवाइज किया जाए और प्रैक्टिस के नाम पे चलिए सारे के सारे पीवाईक्यूज को हम लोग कर लेते हैं। तो आपके ऊपर, आप अगर कोशिश करते हैं कि भाई चलिए ये जो हमारा जो तरीका है ये आपको बहुत पसंद आएगा, जो भी होगा बच्चों प्लीज अपने कमेंट्स हम लोग को जरूर बताइएगा, क्योंकि आप और हम मिल करके ही बच्चों आपकी इस जर्नी को सफल बना सकते हैं। तो जब तक हमें आपके फीडबैक नहीं मिलेंगे हम अपने आप को और अच्छे से कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का स्मार्ट रिवीजन सेशन। तो भाई देखिए, हमारे पास इस सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर की मैं बातचीत करता हूं तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग रहता है। इस चैप्टर की जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी संख्या पे डिपेंड करते हैं। जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा अधिक है वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अधिक होंगी, जहां कम है वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनका किसी भी केमिकल रिएक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चार तरीके की बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं जो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमको ऑस्मोसिस को जानना होगा। भैया ऑस्मोसिस क्या होता है? बच्चों ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसमें कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने आप फ्लो करते हैं, अपने आप मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन। यहाँ सॉल्वेंट के मूवमेंट को याद रखना, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप होता है, सॉल्वेंट अपने आप लो से हाई कंसंट्रेशन रीजन की तरफ एसपीएम के अक्रॉस मूव करता है। अब इस ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें जो प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, याद रखना कहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हो, हायर कंसंट्रेशन रीजन पे जो आप प्रेशर लगाते हो, जिसको लगाने से ऑस्मोसिस रुक जाए उसे कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस रुकता क्यों है? क्योंकि जब हम प्रेशर लगा देते हैं तो वहां पे दबाव पड़ने से पानी के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से भी निकलना शुरू कर देते हैं। अब जिस गति से पानी हायर कंसंट्रेशन रीजन में आता है उसी गति से अगर हम पानी को बाहर निकाल दें तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो प्रेशर लगा करके हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग जिस गति से पानी अंदर आ रहा है उसी गति से पानी को बाहर कर देते हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि अगर आपके द्वारा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड से अधिक हो जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस चालू हो जाता है। मतलब अब पानी इतनी ज़्यादा तेजी से बाहर निकलेगा, जिस तेजी से पानी अंदर आ रहा है उससे भी अधिक तेजी से बाहर पानी निकलेगा, क्योंकि आपने प्रेशर अधिक लगाया है। तो ऐसे में नाउ वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हो या ऑस्मोसिस हो, ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप चलता है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह अप्लाई होता है, जैसे कि रूट्स के अंदर पानी का फ्लो करना, या फिर किशमिश अपने आप बच्चों जो फूल जाती है रात भर पानी भिगोने से, ये सब ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। अब हमको फिजिकल केमिस्ट्री में लगाने हैं सवाल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? सर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सीधा सीधा पाई बराबर ICRT होता है। आई हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन होगा। टी हमारा मोलैरिटी होता है और RT की वैल्यू 0.0821 और टी की हमारा टेम्परेचर इन केल्विन होता है। RT की वैल्यू को अगर आप रट लो तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे इस बार के नीट 2024 के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट था, आपने RT की वैल्यू के आधार पे ही टेम्परेचर को गेस कर लेना था, ठीक है। तो वहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर था, और वो सीधे सीधे बच्चे RT की वैल्यू अगर याद कर ले तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, RT की वैल्यू को आप पहले से ही रट लो कि R 0.0821 और T टेम्परेचर इन केल्विन। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो RT 22.4 होता है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है मतलब 298 केल्विन है तो RT 24.4, और अगर टेम्परेचर 27 डिग्री होता है तो RT की वैल्यू 24.6 होता है। ये वैल्यू रटने से हमारा फॉर्मूले लगा करके ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चुटकियों में आ जाता है, और सारा का सारा खेल बच्चों समय का ही, हमें कम समय में सवालों को करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई बराबर ICRT से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टी मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर इन केल्विन। आई हमारा क्या होता है बच्चों? आई होता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। ये हमको बताता है कि सॉल्यूशन में जो सल्यूट मिला है वो इसका नेचर क्या है। अगर हम सॉल्यूशन में सल्यूट डालते हैं जो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन आयनाइजेबल सल्यूट है, तो ऐसे केस में आई की वैल्यू होती है 1। मतलब यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया और एथेनॉल हो गया, ये 4 ऐसे कॉमन सल्यूट हैं जो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और इनके लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपको इसको याद रखना है, क्या क्या? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज और एथेनॉल, इन चारों के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। अगर हमारे पास सल्यूट ऐसा है जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिड, बेस और सॉल्ट, तो वहां पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन क्या है? नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन। एक मॉलिक्यूल डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस देता है वो हमारे एन की वैल्यू होती है। अगर सल्यूट हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जहां पे अल्फा 1 होता है, तो ऐसे केस में आई बराबर एन हो जाता है। मतलब NaCl के लिए आई बराबर एन, मतलब कितना? 2 हो जाएगा। MgCl2 के लिए आई बराबर एन, मतलब 3 हो जाएगा। K4FeCN6 के लिए आई बराबर एन 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मोहर सॉल्ट अगर हम लेते हैं तो वहां पे आप अपने आप से कैलकुलेट करना, आई बराबर एन 5 ही निकल कर के आएगा, क्योंकि मोहर सॉल्ट क्या है? FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। तो यहां पर भी हमको 5 आयंस मिलते हैं आफ्टर आयनाइजेशन। एक तीसरी टाइप की कैटेगरी होती है जहां पे सल्यूट हमारा पानी में जाकर के एसोसिएट करता है, या सल्यूट सॉल्वेंट में जाकर के एसोसिएट करता है। पानी हमको नहीं बोलना चाहिए, सॉल्वेंट में जाकर के एसोसिएट करता है। तो अगर सॉल्यूशन में सल्यूट हमारा एसोसिएट करता है, मतलब वो अपने आप को जुड़ने लगता है, मतलब मॉलिक्यूल आपस में चिपकने लगते हैं, तो ऐसे केस में आई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। यहाँ पे आई कैसे निकालते हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। एन क्या होता है? डाइमराइजेशन के केस में N2 होगा, ट्राइमराइजेशन में N3 होगा, और टेट्रामराइजेशन के केस में N हमारा 4 होता है। लेकिन इन केसेस में आई हमारा फाइनली 1 से कम आता है। इसका बहुत ही बच्चों क्लासिक एग्जांपल होता है कि अगर हम एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं, याद रखना नॉन पोलर सॉल्वेंट को आयंस नहीं पसंद है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, हेक्सेन में अगर हम एसिटिक एसिड को डालते हैं तो यहाँ पे एसिटिक एसिड आयंस H+ और एस्टेटाइन नहीं दे सकता है, वो नॉन आयनाइजेबल फॉर्म में रहेगा, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है और ओवरऑल आई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर का केस होता है। अगर हमारे पास कई सल्यूट का मिक्सचर है तो ऐसे केस में आप पाई बराबर N1I1 प्लस N2I2 अपॉन V टोटल इंटू RT से निकालोगे। यहाँ पे N1 और N2 क्या है?
अलग अलग सल्यूट के मोल्स हैं। I1 I2 क्या है, उन सल्यूट के वेंट ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, याद रखना जेई में काफी इस तरह के बच्चों सवाल आए हुए हैं, आपने इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास एक ही सोल्यूशन में अलग अलग टाइप के सल्यूट हैं तो पाई कैसे निकलेगा, N1 I1 प्लस N2 I2 अपॉन वी टोटल इंटू RT के फॉर्मूले से आप पाई निकालोगे। सही सर, यहाँ पे N1 N2 क्या है, सल्यूट के मोल, और I1 I2 क्या है, उनके रिस्पेक्टिव वेंट ऑफ फैक्टर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। बच्चों सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए पहले आपको वेपर प्रेशर को समझना होगा। बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम किसी वोलेटाइल लिक्विड को रखते हैं तो वोलेटाइल लिक्विड इवापोरेट होने के कारण जो वेपर्स पैदा करता है क्लोज कंटेनर में, उन वेपर्स का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे जो होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं बच्चों वेपर प्रेशर की बातें करता हूं तो वेपर प्रेशर हमारा नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर जो होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारे पास मोर वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा इवापोरेट करेगा और ज्यादा वेपर बनाएगा तो उनका प्रेशर भी अधिक होगा। यहां पर उस तरह के लिक्विड्स हमको लेने होंगे जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, जैसे कि हमारे पास पेट्रोल हो गया, हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया। इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं तो ये ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और इनका वेपर प्रेशर भी अधिक होता है। दूसरी कंडीशन होती है वेपर प्रेशर के लिए टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अधिक होता है बच्चों, क्या अगर टेम्परेचर अधिक होता है तो हायर टेम्परेचर में इवापोरेट करने की टेंडेंसी, वेपर और उनका प्रेशर बनाने की टेंडेंसी अधिक होती है, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने पर भी वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों अगर मैं दो सोल्यूशन लेता हूं, अगर मैं दो लिक्विड लेता हूं, दोनों लिक्विड अगर आपस में बच्चों आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं। यहां पर पी सोल्यूशन की वैल्यू राउल्ट्स लॉ से पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। तो अगर हमारे पास दो लिक्विड जो कि आपस में आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, उनके वेपर प्रेशर को निकालना है तो आप सीधे सीधे पी सोल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी वाला फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालोगे। अब यहां पर याद रखना आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल। दोस्तों आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल में वो बंदे आते हैं जो पहली बात सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिनके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, जैसे कि हेक्सेन हेप्टेन, बेंजीन टॉल्विन, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मेथेनॉल एथेनॉल। इस तरह के बच्चों बंदे हमारे आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। आइडियल सोल्यूशन में पी सोल्यूशन पी कैलकुलेटेड के बराबर होगा, पी आइडियल के बराबर होगा और डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। ये बात आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करता हूं तो यहां पर वो सोल्यूशंस आते हैं जहां पर पी सोल्यूशन की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब राउल्ट्स लॉ वाले फॉर्मूले की वैल्यू से अलग होती है। यहां पे दो तरह के नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव डिविएशन, एक होते हैं पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन को याद रखना बहुत ही आसान है, यहां पर पी सोल्यूशन पी आइडियल से कम होता है। नेगेटिव वाले में सब कुछ कम होगा, प्रेशर भी कम होगा पी आइडियल से, डेल्टा एच भी लेस देन जीरो होगा और डेल्टा वी भी लेस देन जीरो होगा। बहुत ही इजी चीज है याद करने की। नेगेटिव वाले में सब कुछ कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, डेल्टा एच भी कम होगा और डेल्टा वी भी कम होगा। नेगेटिव डिविएशन सोल्यूशन कौन बनाते हैं? नेगेटिव डिविएशन सोल्यूशन वो लोग बनाते हैं जहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में या जहां पे कंपोनेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉर्मल से अधिक होता है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद तगड़ा बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें नेगेटिव डिविएशन हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। मतलब बच्चों अगर मान लीजिए हम पानी में नाइट्रिक एसिड डाल दें, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, तो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होकर के H प्लस देंगे और खुद नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रेट आयन या सल्फेट आयन में। और ये जो H प्लस है ये वाटर को प्रोटोनेट करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना लेगा। तो ऐसे केस में पानी में जब मैं एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूं तो पानी खुद H प्लस लेकर के पॉजिटिवली चार्ज और एसिड H प्लस लूज करके नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए पानी में सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ये क्लासिक एग्जाम्पल होते हैं नेगेटिव डिविएशन के। इसके अलावा फिनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, ये भी बच्चों क्लासिक एग्जाम्पल होते हैं हमारे नेगेटिव डिविएशन के।
मुद्दे की बात याद रखना है, यहां पर कंपोनेंट के बीच की बॉन्डिंग तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, नेगेटिव डिविएशन में पी सोल्यूशन पी आइडियल से कम है, डेल्टा एच भी कम है, डेल्टा वी भी कम है। वहीं जब मैं पॉजिटिव डिविएशन की बातचीत करता हूं तो पॉजिटिव डिविएशन में वैसे सोल्यूशन आते हैं जहां पर पी सोल्यूशन पी आइडियल से अधिक होता है। पॉजिटिव डिविएशन में नेगेटिव से विपरीत सब कुछ ज्यादा होता है, मतलब पी सोल्यूशन भी अधिक है, डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा वी भी ग्रेटर देन जीरो है। मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव डिविएशन के केस में सारी चीजें अधिक ही होंगी, प्रेशर अधिक होगा, इंथैल्पी अधिक होगी और वी भी अधिक होगा। पॉजिटिव डिविएशन कहाँ मिलता है बच्चों? पॉजिटिव डिविएशन हम लोग नॉर्मली ऐसी जगहों पर देखते हैं जहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट, जहां पे कंपोनेंट के बीच की बॉन्डिंग पहले से कम होती है, कमजोर होती है। मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं पानी में एथेनॉल डाल दूं तो पानी अच्छा खासा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन एथेनॉल डालने पर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं एथेनॉल में एसीटोन डाल दूं, एथेनॉल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बट एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसी तरह से एथेनॉल में अगर बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन ये सब चीज़ें डाल देंगे, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीज़ें डाल देंगे, तो भी हमको पॉजिटिव डिविएशन देखने को मिलेगा। मतलब मुद्दे की बात, ऐसे बंदों को मिक्स करना है जो आपस में अच्छा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, या जो पहले अच्छा बॉन्ड बना रहे थे और मिक्स होने के बाद अच्छा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। अब आने वाली है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये बात कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 5-6 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है। बात क्या है आपको याद रखना है, आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। मैंने क्या बोला? चाहे सोल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, आपने डेल्टा जी को हमेशा लेस देन जीरो करना है और डेल्टा एस को हमेशा ग्रेटर देन जीरो करना है। क्यों? क्योंकि अगर कंपोनेंट आपस में मिक्सेबल हैं तो वो अच्छे से मिक्स होंगे, भले ही सोल्यूशन आइडियल बने या नॉन आइडियल बने। और अगर कोई चीज़ अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो और डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा जी लेस देन जीरो और डेल्टा एस हमेशा बच्चों ग्रेटर देन जीरो होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रक्रिया में। अगर हमारे पास मिक्सिंग के दौरान हम 2 लिक्विड की जगह पर एक लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करें तो यहां पर हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर हम कभी भी किसी वोलेटाइल लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाते हैं तो वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर सल्यूट डालने पर, सॉलिड सल्यूट डालने पे कम हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब क्या? कोई भी सॉलिड सल्यूट डालने पर लिक्विड सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और ये जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसको हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं? यहां पर 3 फॉर्मूले रखते हैं। पहला फॉर्मूला, पी सोल्यूशन बराबर पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट। दूसरा जो सबसे ज्यादा और आपको सारे सवालों में लगाना है वो क्या है? डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सल्यूट। इस फॉर्मूले को ही आपने हर न्यूमेरिकल में लगाना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में पूछे जाने वाला जो कंसेप्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, वो इजिली आ जाता है। और इस फॉर्मूले को लगाते समय अप्रोक्सीमेशन करना भी बड़ा आसान होता है। कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा पी बराबर पी नॉट सॉल्वेंट इनटू एक्स सल्यूट। सारे बैचेस में मैं इस चीज को बहुत डिटेल में अच्छे से समझाता हूं। आज हम लोग रिवीजन की बातें कर रहे हैं तो आपको सारी की बातों को मैं आपको तुरंत जल्दी से मैं बता दे रहा हूं। और तीसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट बराबर एक्स सल्यूट। तो ये 3 फॉर्मूले यहां पर लगते हैं दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं क्या? आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल, यहां पे लगने वाली थर्मोडायनेमिक कंडीशन, डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस की, और बच्चों आपको याद रखने इनके ग्राफ। तो आइडियल सोल्यूशन में ग्राफ कैसा होता है आपके सामने है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डिविएशन में कैसा ग्राफ होता है वो भी आपके सामने है, और नॉन आइडियल में नेगेटिव डिविएशन में कैसा ग्राफ होता है वो भी आपके सामने है। आपने इन ग्राफ्स को बहुत ध्यानपूर्वक याद रखने हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट पे आते हैं जो होता है क्या? एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप एक ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, मैंने क्या बोला? एजियोट्रॉप एक ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है जहां पे कंपोजिशन लिक्विड फेज और कंपोजिशन वेपर फेज में सेम होता है। मतलब जहां पर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज जिसे XA कहते हैं इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जिसे YA कहते हैं। तो एजियोट्रॉप के केस में XA बराबर YA होता है। ये हमारा क्या होता है सर? एजियोट्रॉप होता है। एजियोट्रॉप को आप कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, वहां पे अलग केमिकल मीन्स हमारे पास होते हैं। बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई होता क्या है, अगर मैं बच्चों अगर मैं किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड सॉल्यूट डाल देता हूं, अगर मैं किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड सॉल्यूट डाल देता हूं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है? बेटा बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। अब अगर मान लो पानी की बात करता हूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली 100 डिग्री होता है, मतलब 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर 1 atm होता है। सवालों में दिया जाए या ना दिया जाए आपको याद रखना है। तो पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे 1 atm है, लेकिन कब? जब पानी प्योर है। अगर हम पानी में कोई सल्यूट डाल देते हैं, नमक या फिर चीनी डाल देते हैं, तो 100 डिग्री पे अब पानी का वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, मतलब 1 atm से कम हो जाएगा। तो ऐसे में अगर वेपर प्रेशर 1 atm से कम है तो क्या बंदा बॉईल करेगा? एब्सोल्युटली नो। बंदा तभी बॉईल करेगा जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर है। तो पानी को अगर मैं बॉईल करना चाहता हूं जिसमें मैंने नमक डाला हुआ है, जिसमें मैंने चीनी डाली हुई है, तो ऐसे पानी को बॉईल करने के लिए आपको 100 से भी अधिक टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री पे तो वेपर प्रेशर 1 atm से कम है, तो उसको 1 atm ले जाने के लिए आपको और अधिक टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। और यही जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम। यहाँ पे आई तो अपना वेंट ऑफ फैक्टर है, केबी हमारा क्या है? एक कांस्टेंट जो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। याद रखना केबी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। केबी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, सो डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम, एम मतलब मोलैलिटी। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, विच इज का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि अगर मैं पानी में, अगर मैं सॉल्वेंट में कोई भी सल्यूट डालता हूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। मतलब पानी में अगर आप अल्कोहल डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम आ जाएगा, पानी में नमक चीनी डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा। तो पानी में कोई भी सल्यूट डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा, और ये जो गिरावट है फ्रीजिंग पॉइंट में इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का फॉर्मूला रहेगा सर डेल्टा टी एफ बराबर आई के सी इंटू एम। आई क्या रहेगा? वेंट ऑफ फैक्टर, के सी है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और एम क्या है? अपनी मोलैलिटी। सही है सर? यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल को भी याद रखिए। जैसा पहला एग्जांपल हमको एनसीईआरटी में देता है कि अगर मैं कार के रेडिएटर के पानी को चाहता हूं कि वो ठंडी जगहों पर जल्दी फ्रीज ना हो, क्योंकि पानी अगर फ्रीज होगा तो रेडिएटर के पाइप को फाड़ देगा, फ्रीज करने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है और ऐसे में बेटा रेडिएटर का पाइप फट सकता है। तो ऐसे में कोल्ड कंट्रीज में पानी के मतलब कार के रेडिएटर में पानी के साथ साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। अगले केस की अगर मैं बातचीत करूं तो बच्चों अगला केस क्या होता है हमारा कि पानी मतलब ठंडी जगहों पर हम चाहते हैं कि स्नो जल्दी मेल्ट कर जाए, स्नोफॉल के दौरान स्नो जल्दी मेल्ट कर जाए, तो ऐसे में सड़क पे कैल्शियम क्लोराइड स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि नमक और कैल्शियम क्लोराइड डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है कम, लेकिन मेल्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है। आइस पहले से बहुत तेजी से मेल्ट होती है, और इसी फिनोमेना का यूज करके हम लोग मेल्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए सड़क पे कैल्शियम क्लोराइड हम लोग डाल देते हैं। अगले केस की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चों जब मैं एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करता हूं तो बेटा एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में जो उसका ओर होता है एल्यूमिना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री। अब इतने हाई टेम्परेचर पे मेटलर्जी करना असंभव है, तो ऐसे में हम एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। तो जहां चीजें मेल्ट हो रही थी 2000 डिग्री पे, अब वही चीजें मेल्ट हो जाती हैं 800 डिग्री पर, तो इससे एल्यूमिनियम की मेटलर्जी काफी ईजी हो जाती है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर में, तो कहाँ आते हैं? हेनरी लॉ की तरफ। दोस्तों हेनरी लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के ऊपर लगाए गए गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक्स बराबर पी ए अपॉन हेनरी कांस्टेंट के एच। हेनरी कांस्टेंट जो के एच होता है वो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ध्यान से सुनना, और यही नीट 2024 का सवाल भी था। हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है, और टेम्परेचर के बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, और हेनरी कांस्टेंट के बढ़ने से
गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यही तो प्रॉब्लम है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ऐसे में पानी के अंदर O2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर पानी के अंदर O2 कम सॉल्युबल होगा तो एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो पानी मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के बढ़ाने पे बढ़ती है हेनरी लॉ के हिसाब से, और टेम्परेचर के घटाने पर भी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर के कम करने पर हेनरी कांस्टेंट कम होगा, और हेनरी कांस्टेंट के कम होने पे सॉल्युबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। इसी कारण से जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती हैं वो सब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में प्रिजर्व की जाती हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा CO2 डिजॉल्व होगी और वो हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। बच्चों अगला केस होता है कि जब भी डाइवर्स पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हम लोग ऑक्सीजन गैस को हीलियम के साथ डाइल्यूट कर देते हैं, जिससे कि आप जब इनहेल करें O2 तो आप पूरी O2 ना इनहेल करें बल्कि साथ में हीलियम भी इनहेल करें। ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग मेडिकल सिचुएशन से बच जाते हैं। होता क्या है, अगर हम डाइवर्स को प्योर O2 देंगे तो O2 जैसे ही डाइवर्स नीचे जाएंगे उनके ब्लड में ज़्यादा O2 डिजॉल्व होगी, क्योंकि प्रेशर अधिक होता है पानी के अंदर, तो हायर प्रेशर में उनके ब्लड में ज़्यादा O2 डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब ये डाइवर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद जब बाहर आएंगे तो इनके ब्लड में मौजूद यही O2 बाहर निकलेगी और ये बबल्स हमारे वेन्स के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, जिस कारण से हमको बेंट्स नामक एक मेडिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जो कई बार हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम O2 को एक ऐसी गैस के साथ डाइल्यूट करते हैं जो पहली बात हमारे ब्लड में कम सॉल्युबल होती है, और ऐसी एक गैस क्या है, हीलियम। तो हीलियम हमारे ब्लड में कम सॉल्युबल होती है, और हीलियम की कम सॉल्युबिलिटी के साथ साथ ये नोबल गैस है, तो ये किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी ब्लड में नहीं क्रिएट करती है। तो इसीलिए O2 को हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं। सही बात है? यस सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमें सोल्यूशन वाले पार्ट को देखना होता है, जिसमें हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानते हैं। बच्चों कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हैं। इन सब की डेफिनेशन को आपने याद रखना है कि भाई मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी की बात करें सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमारे पास यहाँ पर चीज़ें रहती हैं। जितने भी जो कंसंट्रेशन टर्म है आपने इन सभी की डेफिनेशन को याद रखना है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, और जितने भी हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन होता है कि ऐसे कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसमें एक सीधा सा बच्चों फंडा आप याद रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी आपसे सवाल गलत नहीं होगा। अगर किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम आने पे वो टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और अगर किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ वेट और नंबर ऑफ मोल्स है, तो ऐसे केस में वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मतलब टेम्परेचर कितना भी बदल लो, वो कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बदलेगी नहीं। जैसे कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम होता है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm और ppb इनके फॉर्मूलों में वॉल्यूम नहीं है, बल्कि सिर्फ वेट और नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये वैल्यूज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए कि परसेंटेज V/V और नॉर्मेलिटी, इनके बारे में क्या ख्याल है? बच्चों परसेंटेज V/V में वॉल्यूम है और नॉर्मेलिटी में भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम है, तो ये दोनों ही टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है सर। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने पूरे के पूरे सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का किया है बच्चों स्मार्ट रिवीजन।